नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाई एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ सीरीज के अंतर्गत चैप्टर 2 यानी बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, जो कि हमने पिछले क्लासों में चैप्टर 1 को हम बहुत डिटेल से जाना और उसे बहुत ही डिटेल से पूरे उसकी प्रश्नावली को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुपद है, पॉलिनोमियल यानी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद। आज इस चैप्टर के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बताएंगे कि बहुपद होता क्या है और बहुपद को हल कैसे करेंगे, शून्यक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि रियल में जो चैप्टर है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो चलिए देखिए, पॉलिनोमियल को समझने से पहले कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है। जैसे जैसे चर राशि अचर राशि क्या होती है और बीजी व्यंजक क्या होता, तभी हम इस बात को सिद्ध कर पाएंगे कि बहुपद होता क्या है। तभी इस बात को हम समझा पाएंगे कि बहुपद है क्या। देखो इधर चर राशि होते राशि क्या होती है। राशि राशि जो होती है दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है चर राशि, एक जो होती है एक होती अचर राशि, अचर राशि। अब देखिए, चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, जिसे इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल कहते हैं। देखिए, चर राशि क्या होती है और अचर राशि, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, चर राशि के अंतर्गत जो आते हैं वो जैसे x हो गया और y हो गए और z, ये सभी क्या कहलाते हैं, चर राशि कहलाते हैं। लेकिन अचर राशि क्या होते हैं, अचर राशि। देखिए, अचर राशि जो होते हैं इसमें क्या होता है, ए से लगा के, ए हो गया जैसे, बी हो गया डॉट डॉट, यानी एक्स वाई जेड को छोड़ के जो जितने भी आते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, अचर राशि कहलाते हैं। और जो है जैसे काउंटिंग नंबर 1 2 3, यानी कोई भी काउंटिंग नंबर जो होता है वो सभी क्या कहलाते हैं, अचर राशि। देखिए, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि जो ए बी सी जो नंबर होते हैं ये इसमें बहुपद में क्या होता है कि इसमें ये अचर राशि कहलाते हैं। लेकिन ये जो एक्स वाई जेड होते हैं ये जो होते हैं ये चर राशि कहलाते, क्योंकि देखिए ए बी सी का मान बदलता रहता है, इस वजह से यहाँ ए बी सी जो होते हैं अचर राशि कहलाते हैं। और इसमें सभी काउंटिंग नंबर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, काउंटिंग नंबर, यानी जितने भी गिनती वाले नंबर होते हैं ये सभी आ जाते हैं। अब समझते हैं इसमें एक चीज और कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले तो बात ये समझते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। देखिए, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, देखिए समझते हैं बीजीय व्यंजक है क्या। देखो, बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर राशि व अचर राशि के सम्मिलन से ही बनता है बीजीय व्यंजक। देखिए, जहां पर चर राशि और अचर राशि मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x, देखिए 3x, अब ये क्या है मेरे भाई, ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बीज, बीज का मतलब होता है एक्स वाई जेड यानी चर राशि। क्या होता है, बीज का मतलब क्या होता है, चर राशि। ये सभी क्या है, जैसे 3x हो गया और जैसे 3x+4 हो गया, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। और जैसे हो गया 7x+9, ये क्या है, ये सभी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। और जैसे एग्जाम्पल 7x+9 x² - x+4। अब देखिए ये क्या है, ये सभी बीजीय व्यंजक के अंतर्गत आ जाती है। यानी बीजीय व्यंजक का अर्थ यहाँ पे ये होता है जब एक ऐसा व्यंजक, क्या हमने कहा, एक ऐसा व्यंजक जिसमें
चर राशि व अचर राशि दोनों मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये बात समझ आ गई। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे 3x माइनस का 2, ये भी बीजीय व्यंजक है। इस प्रकार से जितने भी हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। लेकिन अब रियल में समझते हैं, ये चीजें हमने समझ लिया कि राशि क्या होती है। राशि जो होती है ये चर राशि और अचर राशि। चर राशि के अंतर्गत क्या आ जाता है, एक्स वाई जेड आ जाता है, और अचर राशि के अंतर्गत क्या आ जाता है, ए बी सी, मतलब एक्स वाई जेड को छोड़ के जितने भी आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर राशि के अंतर्गत रखते हैं। और काउंटिंग वाले नंबर जो होते हैं, गिनती वाले नंबर होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, अचर राशि कहलाती है। ये बात समझ आ गई। अब मेरे भाई समझेंगे कि बहुपद रियल में होता क्या है। बहुपद को समझते हैं। देखिए हेडिंग लगाते हैं बहुपद। बहुपद, देखिए बहुपद क्या है समझते हैं। देखिए बहुपद, हमने क्या कहा कि अभी ये तथ्य को हमने बताया कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो देखिए बहुपद क्या होता है, ऐसा ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक व्यंजक जिसमें जिसमें किसी चर की घात, जिसमें किसी चर की घात पूर्ण संख्या होती है। देखिए मेरे भाई, हमने क्या कहा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें किसी चर की घात पूर्ण संख्या होती है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें किसी चर की जो घात होती है ना मेरे भाई, वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर वहां पूर्ण संख्या है तो वहां बहुपद कहलाएगा। क्या है, वहां बहुपद कहलाएगा। अब बात को समझते हैं, इस परिभाषा का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखिए देखिए कह रहा ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या ऐसा बीजीय व्यंजक, हमने अभी क्या बताया, बीजीय व्यंजक होता क्या है, हमने ये बताया डिटेल से कि बीजीय व्यंजक है क्या मेरे भाई, ठीक है। फिर देखिए, फिर हमने क्या बताया, व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें किसी चर की जो घात है मेरे भाई, क्या है, घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्याएं होती क्या है, हमने पूर्ण संख्याएं पिछली क्लास में भी बताया था कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती है, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। यानी कि जैसे जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गए, डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती। तो सीधा सा सिंपल सा मतलब इसका ये हो गया मेरे भाई कि जो है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें किसी चर की घात, यानी किसकी चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर हमने क्या बताया था, चर जो होते मेरे भाई वो एक्स वाई जेड। सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर एक्स वाई जेड, कहने का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड का यदि मान जो है घात इनकी 0 1 2 3 आते हैं, यानी होल नंबर आते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई, ये बीजीय व्यंजक जो है बहुपद कहलाएंगे। ये बात समझ पा रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखो, अब ये बात समझ आ गए, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे आपसे कह दिया जाए 3x+4। अब देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या है कि ये चर है मेरे भाई, क्योंकि हमें चर की बात की जा रही है। चर है तो इसकी घात क्या है, देखिए यहाँ पे एक है। एक बात यहाँ पे याद रखना, x, x का मान क्या होता है, x का मतलब क्या होता है, यानी x का अर्थ क्या होता है, ये समझते हैं। देखिए x का जो अर्थ होता है मेरे भाई, अर्थ, तो इसकी जो एक घात होती है और इसका एक गुणांक होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। ये बात हमेशा याद रखना। अब जैसे यहाँ पे है 3x, तो इसकी घात क्या है, एक है। अब देखिए एक जो है ये एक पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो मेरे भाई एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, ये बहुपद है मेरे दोस्त। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि 7, जैसे
2x² प्लस का 3। अब देखिए क्या ये एक बहुपद है या नहीं है, देखिए तो मेरे भाई ये बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे घात क्या है, 2 है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे 7x की घात -1 प्लस का 3। अब देखिए या 4। अब बताइए ये क्या बहुपद है, बताइएगा मेरे भाई। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई बहुपद? क्योंकि यहाँ पे घात जो है -1 है। ठीक है मेरे भाई, घात यहाँ पे क्या है, 1 है। क्योंकि देखिए घात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो घात है वो 1 है मेरे भाई। यहाँ पे जो घात है वो कितनी है, यहाँ पे घात 2 है। और यहाँ पे घात क्या है मेरे भाई, यहाँ पे घात -1 है, जो कि ये बहुपद नहीं है मेरे भाई। क्या है, ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घात इसकी -1 है मेरे भाई। समझ पा रहे हो बात? एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे आपसे कह दिया जाए √3x² प्लस का 4x माइनस का 3। अब देखिए क्या ये बहुपद है मेरे भाई? कोई बता सकता है? देखिए ये बहुपद है मेरे भाई। देखिए क्यों है बहुपद? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे जो घात दी हुई है ना मेरे भाई, यहाँ पे हमें चर की घात देखना। देखिए और हमें कुछ नहीं देखना, यहाँ पे सिर्फ क्या देखना है, चर की घात देखना है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता, जैसे x है तो यहाँ पे y z भी हो सकते थे। तो सेम यही चीज, यही लॉजिक लगाना था आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, घात 2 है तो घात 2 करेंगे। इससे कोएफिशिएंट से हमसे कोई मतलब नहीं होता कि अंडर रूट में है क्या है, लेकिन जो घात होनी चाहिए मेरे भाई वो हर हाल में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये बात याद रखना। ठीक है, यहां तक बात समझ आई मेरे भाई? अब देखिए तो ये क्या है, ये बहुपद है मेरे भाई। अब जैसे 5, एग्जाम्पल नंबर 5 एक प्यारा सा सवाल है। जैसे कि आपसे कह दिए जाए 7, क्या 7 जितने भी काउंटिंग ऑफ नंबर होते हैं, क्या ये मेरे भाई अपने आप में क्या बहुपद होते हैं या नहीं होते हैं? देख मेरे भाई ये 7 एक बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि अब देखिए इसको ध्यान समझते हैं। इसे आगे यदि हम लिखने का प्रयास करेंगे 7 गुणे 1 लिख सकते हैं मेरे भाई, ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए अब ये 7 लिखा रहेगा। क्या कभी आपने ये पढ़ा है मेरे भाई कि x जो होता है, x की घात 0 क्या होता है, x की घात 0 का मान कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। 1 होता है मेरे भाई। तो क्या मैं इसके स्थान में क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं मेरे भाई, क्योंकि 1 है मेरे भाई। 1 के स्थान में क्या मैं x की घात 0 नहीं लिख सकता मेरे भाई? लिख सकता हूं। और देखिए तो ये क्या बन जाएगा, 7x की घात 0। तो क्या मैंने ये कहा था कि चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए मेरे भाई, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि ये पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे क्या आ गई, घात। यहाँ घात क्या आ गई, 0। तो इस वजह से ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है मेरे भाई। ये बात समझ आ गई यहाँ तक भाई? किसी भाई को दिक्कत कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई। तो हमने एक बार फिर से रिकॉल करा रहे हैं। तो हमने ये कहा था मेरे भाई कि बहुपद है क्या, बहुपद जो होता ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें किसी चर की जो घात होती है ना मेरे भाई वो पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0 से लगा के काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सभी क्या कहलाते, पूर्ण संख्या कहलाते। चर जो होती है एक्स वाई जेड होता है। ठीक है मेरे भाई, तो हमने इन पर एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें हमने बताया। लेकिन हमें ये बात याद रखना कि यहाँ पे हमें चर को ही देखना है। चर जो होते, चरों की संख्या क्या है, ये यहाँ पे देखिए अब समझते हैं हम बहुपद के प्रकार के बारे में, यानी कि बहुपद के प्रकार होते क्या, जो कि अभी हमने बहुपद के बारे में डिटेल से चर्चा किया कि एक्चुअल में बहुपद वर्ड का मतलब क्या होता है। लेकिन अब समझते हैं कि रियल में बहुपद के प्रकारों के बारे में, यानी बहुपद के प्रकार होते क्या हैं, और इसका व्यापक रूप भी जानेंगे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, जो कि हमने सब चीजें यानी बहुपद के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, बहुपद है क्या। तो अब समझते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। देखिए बहुपद के जो प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता रैखिक बहुपद, एक होता द्विघाती बहुपद, और एक होता त्रिघाती बहुपद। ये बात समझ आई? लेकिन बहुपद में एक टाइप और होता है, इसमें ये पदों के आधार पर होता है। जैसे एक पदी, जिसमें एक पद होगा उसे हम एक पदी कहेंगे, और जिसमें 2 पद होंगे उसे हम द्विपदी कहेंगे, और जिसमें 3 पद होंगे मेरे भाई उसे हम त्रिपदी कहेंगे।
लेकिन यहाँ पे हमें बहुपद के प्रकार समझना है, तो बहुपद जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं, फिर द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, देखिए समझते हैं। देखो रैखिक बहुपद का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिसकी घात जो है घात यदि, देखिए घात जो होगी, अगर चर की जो घात होगी अगर एक है तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर चर की जो घात है वो दो होगी, क्या होगी, अगर दो है तो वो कैसा बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ये बात समझ आई मेरे भाई। फिर क्या होगा, अगर घात की संख्या क्या है, तीन है, यानी किसी चर की जो घात है मेरे भाई अगर वो तीन है तो वो कैसा बहुपद कहलाएगा, वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ये बात आपके समझ आ गई मेरे भाई। अब देखिए, अब इनका व्यापक रूप समझते हैं कि इनका व्यापक रूप क्या होता है, ये बात समझना जरूरी है। देखिए व्यापक रूप, जैसे रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है मेरे भाई, सबसे पहले समझते हैं व्यापक रूप। व्यापक व्यापक रूप, देखिए व्यापक रूप होता क्या है ये बात समझते हैं। देखिए व्यापक रूप का मतलब ये होता है मेरे भाई, जैसे कि हम कोई भी उदाहरण लेते या कुछ भी लेते, व्यापक रूप का मतलब ये होता है कि इससे हम अनेक समीकरण बना सकते हैं, यानी अनेक बहुपद बना सकते हैं। कोई भी अगर व्यापक रूप है यानी वो एक फॉर्मेट होता है जिसकी मदद से हम कई सारे बहुपद बना सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये रैखिक बहुपद ax प्लस बी, ये जो होता है रैखिक बहुपद होता है, यानी इसका व्यापक रूप होता है। क्या होता है मेरे भाई, व्यापक रूप होता है। इसका मतलब समझिए क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे ये एक ही स्थान में हम मान चलते रख देते थ्री, और एक्स एक्स ही रहेगा, प्लस बी के स्थान में रख देते फोर, तो देखिए मेरे भाई ये एक बहुपद नया तैयार हो गया। कैसे तैयार हुआ, यानी ये व्यापक रूप था तो यहाँ पर एक नया बहुपद तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, एक नया बहुपद तैयार हो गया। तो इस प्रकार से मेरे भाई कई बहुपद बनाए जा सकते हैं। जैसे, और देखिए जैसे एक ही स्थान में माइनस का थ्री रख देंगे या माइनस का सेवन रख देंगे, कुछ भी रख दीजिए, एक्स है एक्स लिख देंगे। अब प्लस वाई के स्थान में कुछ भी रखा जा सकता है, जैसे नाइन रख दे तो ये भी एक बहुपद बन गया। तो हमारे कहने का मतलब ये होता है व्यापक रूप जो होता है मेरे भाई, व्यापक रूप से हम अनेक बहुपद बना सकते हैं। किसी का भी व्यापक रूप होगा तो क्या कर सकते हैं, उससे अनेक यानी बहुपद बना सकते हैं। अब जैसे द्विघाती का क्या होता है व्यापक रूप समझते हैं। देखिए द्विघाती का जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर अब प्लस का बी एक्स अब प्लस सी, ये होता है द्विघाती का जो होता है, यानी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए अब इससे हम अनेक समीकरण बना सकते हैं, यानी अनेक बहुपद बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि केवल केवल यहाँ पे हमें ए बी सी इनके केवल मान चेंज करना होता और कुछ नहीं करना होता। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे एक स्थान में टू रख देते हैं और एक्स स्क्वायर बना देते हैं, अब प्लस बी के स्थान में सेवन एक्स प्लस का नाइन, कुछ भी कर देंगे, केवल केवल हमें देखिए ए का मान ही तो चेंज कर रहे हैं, ए बी सी का मान कुछ भी रखते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, यानी बहुपद तैयार होता जाएगा। इससे हम अनेक बहुपद बना सकते हैं, ये समझ लीजिएगा। व्यापक रूप के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू, जैसे माइनस का अंडर रूट, जैसे अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स माइनस थ्री। अब देखिए यहां पर भी वही चीज है, यहां पर क्या है मेरे भाई, यहां पर भी देखिए एक नया जो है बन गया बहुपद। देखिए क्योंकि हमने क्या कहा था मेरे भाई, ए अंडर रूट थ्री, बी का मान कितना चार हो गया और सी का मान क्या हो गया माइनस का थ्री हो गए। तो कहने का मतलब इसमें क्या करना, हमें केवल केवल मान चेंज करने होते हैं और कुछ नहीं। ए बी का, इसके ये एग्जाम्पल भी हो जाएंगे, ये बात याद रखना। तो हमने क्या कहा, रैखिक बहुपद की एग्जाम्पल क्या है, ये दो एग्जाम्पल हो गए। और देखिए द्विघात बहुपद के जो एग्जाम्पल ये हो गए मेरे भाई। अब समझते त्रिघात क्या होता है। देखिए त्रिघात,
यानी ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। देखिए ये व्यापक रूप होता है, लेकिन एक बात यहाँ पे और याद रखना, अगर हम इसमें बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, जीरो के बराबर कर देंगे तो मेरे भाई समीकरण बन जाएगा, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे केवल बहुपद हमें समझना कि बहुपद क्या होता है, फिर समीकरण के भी बारे में बताएंगे डिटेल से। तो समझते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे एक्स के स्थान ए के स्थान में कुछ भी 3x³ प्लस का 2x² प्लस का 9x-3 कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, या आप लिख लीजिए प्लस का 7, कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पे केवल केवल ए बी सी और डी के ही मान अलग अलग हम लोग चेंज करते हैं, इस वजह से। तो हमने क्या कहा, ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, त्रिघात का। देखिए इसमें क्या है, 3 घात है, हमें ये पता करना। देखिए जैसे रैखिक बहुपद था 1 घात, तो यहाँ पे क्या मिला, 1 घात मेरे भाई, यहाँ पे क्या मिला, 1 घात। लेकिन द्विघात में क्या था, 2 घात मिल रही, देखिए ध्यान से। और यहाँ पे क्या, त्रिघात 3 घात मिल रहा है मेरे भाई, क्योंकि घात जब भी देखते हैं तो बड़ी घात को देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे x³ माइनस का 3x² प्लस का 7x-2। अब देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे भी क्या है, x के मान देखिए, अब जैसे यहाँ पे x का a का मान a हो गए, 1 हो गए, तो इस प्रकार से ये भी एक इसका एग्जाम्पल है किसका, त्रिघाती का। ये इसका व्यापक रूप होता है मेरे भाई। क्या होता है, ये सभी क्या है, व्यापक रूप। इनसे हम अनेक समीकरण बना सकते हैं मेरे भाई। यहाँ तक बात समझ आई भाई? किसी भाई को दिक्कत या परेशानी हो तो बताइए। तो हमने क्या कहा कि मेरे भाई जो बहुपद है, बहुपद जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी एक रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो हमने ये कहा रैखिक बहुपद में जो होता है उसकी घात 1 होती है, द्विघाती की जो होता है उसकी घात क्या हो जाती है, 2 हो जाती है मेरे भाई। और त्रिघाती में क्या होता है, चर की जो घात होती है वो 3 होती है। तो यहाँ तक बात समझ आई मेरे भाई? अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक बहुपद का, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। वो टॉपिक्स है क्या, ग्राफ में शून्यकों की गणना करना, यानी ग्राफ में शून्यकों की गणना समझते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो क्या है मेरे भाई, ग्राफ में शून्यकों की गणना या ज्ञात करना। ठीक है मेरे भाई, अब हम समझते हैं ग्राफ में शून्यकों की गणना कैसे करेंगे मेरे भाई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। अभी तक हमने सब कुछ बता चुके हैं कि बहुपद होता क्या है और बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, और मेरे भाई उन प्रकार में हमने एग्जाम्पल भी बहुत लिए। लेकिन अब समझेंगे कि रियल में जो है वो ग्राफ में शून्यकों की गणना कैसे करेंगे। देखिए ग्राफ में एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से, ग्राफ में हमें 2 चीजों के बारे में जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहला काम तो इस लाइन के बारे में, यानी जो खड़ी हुई लाइन होती है और जो लेटी हुई लाइन होती है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है ध्यान से। ये यानी अब देखिए यहाँ पे ये बात समझ लेना कि यहाँ पे जो होता है ये मिड पॉइंट यानी 0 होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है मेरे भाई कि ये जो खड़ी हुई रेखा होती, देखिए ये जो खड़ी हुई रेखा होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में जानना जरूरी है। और ये जो नीचे होता है इसे हम वाई डैश अक्ष बोलते हैं, वाई डैश अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई डैश अक्ष यानी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ आ गई। और मेरे भाई ये जो पड़ी हुई रेखा होती, ध्यान से देखना, ये जो पड़ी हुई रेखा होती है मेरे भाई इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स डैश अक्ष। और ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, यानी एक्सिस।
ये बात समझ पा रहे हैं एकदम। तो अब मेरे भाई यहाँ पे और समझना, ये बात ध्यान समझ लेना कि ये मिड पॉइंट के अगर इस तरफ जा रहा कोई नंबर तो हमेशा क्या होता है, वो प्लस का जाएगा मेरे भाई। अगर इस तरफ आ रहा नंबर तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। अगर ऊपर जा रहा मेरे भाई तो क्या आएगा, प्लस का जाएगा। अगर माइनस नीचे आ रहा है मेरे भाई तो क्या आएगा, वो माइनस में आएगा। यानी कहने का मतलब ये बात समझ लेना, अगर कोई भी नंबर जो है एक्स अक्ष की तरफ जाएगा तो प्लस का जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का जाएगा, नीचे आएगा तो माइनस का आएगा, और इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये बात समझ आ गई मेरे भाई। तो लेकिन हमारा टॉपिक से यहाँ पे ये नहीं है कि ग्राफ को समझना, लेकिन हमें हमारा टॉपिक ये है कि ग्राफ में शून्यकों की गणना करना है मेरे भाई। क्या करना है, शून्यकों की गणना करना। तो एक एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे भाई, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, अब इसमें हम शून्य को गणना करना सीखेंगे। देखिए हमने क्या कहा कि इसमें जैसे अब कोई भी समीकरण बना दिया जाए, जैसे कोई भी ग्राफ दे दिया जाएगा जैसे ये है, और यहाँ पे मान के चलते कि ये दे दिया गया, ये इस प्रकार से, और यहाँ पे जैसे मान के चलते कि ऐसा दे दिया गया ग्राफ, या कुछ भी किसी प्रकार से भी दे सकता है ग्राफ, ये बात समझ लेना। अब जैसे यहाँ पे क्या दे दिया गया, जैसे ये ये ग्राफ दे दिया मेरे भाई। अब जैसे यहाँ पे ये ग्राफ दे दिया, अब समझते हैं यहाँ पे, ये बात समझ लेना, या यहाँ पे ऐसा ग्राफ रख लीजिएगा। यानी किसी भी प्रकार का अगर कोई ग्राफ आता है तो आपसे छूटे ना, जैसे ये ग्राफ हो गया। अब देखिए, अब इसमें हमें शून्यकों की गणना करना है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ में जब भी शून्यक की हम गणना करते हैं तो एक बात याद रखना, जो एक्स अक्ष होता है यानी पड़ी हुई रेखा, एक्स अक्ष में पॉइंट गिनते हैं, यानी एक्स अक्ष में जो होता है, एक्स अक्ष के एक्स अक्ष में एक्स अक्ष में कुल बिंदु, कुल कटान बिंदु, कटान बिंदु देखते हैं, कटान बिंदु, कटान बिंदु क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं मेरे भाई। ये सीधा से इसका सिंपल सा मतलब है, यानी एक अक्ष में जितने भी कटान बिंदु होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। जैसे मेरे भाई इधर देखो, जैसे ये है, अब यहाँ पे ये एक अक्ष है मेरे भाई, एक अक्ष है मेरे भाई, इसी लाइन में हमेशा देखना, हमें जब भी देखना है मेरे भाई एक अक्ष में ही देखना है। तो यहाँ पे कितने कटान बिंदु है, एक है मेरे भाई, और यहाँ पे दो है। हमें इस लाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ पड़ी हुई रेखा में देखना कितने हैं, दो है। तो यहाँ पे मेरे भाई शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे भाई, यहाँ पे दो आ जाएगी। यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या आएगी, शून्यकों की शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी मेरे भाई, दो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दो आ जाएगी मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे कटान बिंदु कितने थे, दो थे। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन में कटान बिंदु कितने हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, चार और पांच। यहाँ पे कटान बिंदु कितने हैं मेरे भाई, तो पांच हैं। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी मेरे भाई, पांच आ जाएगी। ये बात समझ आ गई तुम्हारे। अब यहाँ पे आइए देखिए,
हमें जब भी देखना ये बात याद रहे कि एक सच पे ही हम देखेंगे, ये बात ध्यान देना। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना कटान बिंदु एक है, तो यहाँ पे इसका शून्य क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक आ जाएगा। ये बात समझ आ गई आपके। अब देखिए, अब यहाँ पे कटान बिंदु कितने हैं एक सच में, तो देखिए यहाँ पर भी एक ही है कटान बिंदु मेरे भाई। एक सच में कितने कटान बिंदु है, एक है, तो यहाँ पे भी एक आंसर आ जाएगा, यानी शून्यकों की संख्या जो होगी वो एक आ जाएगी इस प्रकार से। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें एक सच देखना और कुछ नहीं देखना मेरे भाई, एक सच। तो एक सच पे कितना कटान बिंदु मेरे भाई, एक, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी मेरे भाई। यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पे कटान बिंदु कितने हैं मेरे भाई, देखिए एक सच में कटान बिंदु कितने हैं, एक भी नहीं है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या आएगी मेरे भाई, जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, शून्यकों की संख्या जीरो आ जाएगी। इस प्रकार से ये चैप्टर का पूरा बेसिक कंप्लीट जो है, पूरा बेसिक अच्छे तरीके से हमने सीखा है। अगले क्लास में जो होगा इसके हम प्रश्नावली को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी एक वीडियो में पूरी प्रश्नावली खत्म कर देंगे मेरे भाई। तो ये बात समझ आई आपके। आई होप, आशा करता हूं कि अगर आपको यह चीजें समझ आई हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।